खाल्लं होतं तुम्ही दोघींनी? कितनी बार मना किया है कि रोड से कुछ भी नहीं खाने का। गर्म पानी पियो। दोनों इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन खुद का ध्यान भी नहीं रख सकती। अगर एक पानी पी। कुछ लोगों के लिए सपने वो होते हैं जो वो रात को सोते वक्त देखते हैं, और कुछ लोगों के लिए सपने वो होते हैं जो उन्हें सोने ही नहीं देते हैं, दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा देते हैं। सपने देखने का हक हम सबको है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने की कोशिश ही हमें औरों से अलग बनाती है, हमें अलग पहचान देती है। और इन सपनों का जन्म उम्र के उसी पड़ाव में हो जाता है जहां से हमारे नन्हे कदम जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ना बस सीख ही रहे होते हैं। तो वक्त मात्रे निक्कर पहन के लड़कियां कबड्डी खेल रही हैं। गनीमत है कि आजकल के बच्चे कम से कम चड्डी पहनकर तो निकलते हैं। देख वो दिन दूर नहीं है जब लोग बिना कपड़े पहने हुए रोड पे घूमते दिखेंगे। लेकिन एक बात है, इनको देख के ना इतनी दूर जॉगिंग पे आने की सारी थकान निकल जाती है। चला। इसी बीच कई बार समाज, परिवार और पैसों जैसे कई बंधन हमारे सपनों को पूरा होने से रोकते हैं, लेकिन इन सब से टकराते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंच ही जाते हैं। प्रियंका 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 देख, ये पैर फंसा रही है ना, वैसे फंसाएंगे। अरे यार, कबड्डी 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 कैसे खेलना है ऐसे? हमेशा ऐसे। बस कबड्डी कबड्डी कबड्डी। जब देखो तब तुम लोगों को मौज मस्ती सुनती है बात। आई शपथ, आज ना ये टीवी फोड़ देता, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। बाबा बाबा अहो अहो काय करते तुम्ही? नाम डुबाने पैदा हुए सारे। अहो टीव्ही कुठे घेऊन चाललो? बाबा घेऊन चालला तुम्ही टीव्ही? अहो असं काय करताय? अरे बाबा बाई या बाबा। मटन कुठे? मटन नहीं आज। मटन नहीं है? हाँ? तेरे को पता है ना, मेरे को रोज रात को खाने में मटन चिकन लगता है। फिर क्यों नहीं बनाया तूने मटन चिकन? 5,000 रुपए देते हो मुझे, उसमें से महीना खत्म होते होते 1,500-2 हजार वापस भी ले लेते हो। अगर रोज 100 रुपए का मटन आएगा तो बाकी का काम कैसे चलेगा? तू साली। चल। बहुत हो गया इसका। एक दिन में इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगी। फिर मुझे जेल हो या फांसी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी जोर से बातें करते हो तुम लोग। अगर इनके कान में पड़ी तो जानते हो ना क्या होगा। अरे बस जाला, बस। इस राक्षस के साथ रहने से अच्छा है कि हम कोई दूर भाग जाए। आई बस कुछ दिन की बात और है। एक बार कबड्डी टीम में हमारा सिलेक्शन हो जाए, फिर देखना हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं हूं ना तेरे साथ, सारी चीजों से छुटकारा दिलवाऊंगी मैं। चलो उठो, इतनी देर तक कोई सोता है क्या? कोमल कोमल कुठे है? आई मुझे नहीं पता। ये लड़की कहाँ चली गई?
इसे बिना बताए लड़की भी ना, अगर कोमल से कपड़े नहीं दिसत है, ये लड़की कहाँ चली गई? ये सुबह सुबह धनी। प्रियंका, शांति, इकडे आ रही हूँ। हाँ, पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई। उसका एक भी सामान यहाँ नहीं दिख रहा है। तो कहीं भाग भाग तो नहीं गई किसी के साथ? तुम दोनों को कुछ बोला क्या उसने? खरा खरा बोला। नहीं आई, ताई ने कुछ भी नहीं बोला। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जाओ ढूंढो उसे, मैं भी उसे देखती हूँ। जाओ। वो आई। आई, क्या हुआ? कोमल का कुछ पता चला? हाय, दीदी को सब जगह ढूंढ लिया पर कहीं नहीं दिखी। हे देवा, लगता है तेरे पापा को बोलना पड़ेगा। कोमलचा सकाळपासून काही पत्ता नाहीये। नहीं, हमने सब जगह ढूंढा लेकिन वो मिली नहीं। लगता है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। हाँ, जरूर बोली तू। पुलिस में जाना चाहिए हमको। पुलिस में जाना चाहिए। 2 मिनट थांब, मैं आलो। 2 मिनट थांब। साहब, माझी मोठी मुलगी कोमल परसों रात से घर नहीं आई। कुछ बता के नहीं गई कहाँ जा रही है? नहीं साहब, सुबह उठ के उसके कमरे में गई तो नहीं थी। उसका कुछ भी सामान घर पे नहीं है। उसका बैग और सारे कपड़े गायब थे। तुम्हारा माहिती है क्या? आप लोगों को कुछ बोल के गई कहाँ जा रही है? किसी के साथ अफेयर था इसका? नहीं सर। आप लोगों के अलावा घर में और कौन रहता? सर, मेरे पति दत्ता मांडल कबड्डी एकेडमी के मैदान के देखभाल का काम करते। वो क्यों नहीं आए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने? साहब, वो थोड़े अलग स्वभाव के हैं। तो क्या चाहती है कि पुलिस स्टेशन में जाके सारी दुनिया के सामने मैं अपना नाक कटवा लूं? मैं क्या बोलूं उनको? किसके साथ भागी है वो? क्या बोलूं? ये कोमल कौन से कॉलेज में पढ़ती है? जनता कॉलेज। घर में कोई परेशानी नहीं थी कोमल को? बहुत हो गया इसका। एक दिन मैं इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगी। फिर मुझे जेल हो या फांसी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं साहब, कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, अभी आप लोग चले जाइए। अगर कोमल के बारे में कुछ पता चलता है तो हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। जी सर। कुलकर्णी, मुझे नहीं लगता कि कोमल गायब हो गई है। सर, मुझे तो इस केस के हर एंगल में झोल नजर आता है। जवान बेटी घर से गायब है और बाप कंप्लेंट लिखाने भी नहीं आया, और पत्नी भी अपने पति के बारे में कुछ खास खुल के नहीं बताया। साहब, वो थोड़े अलग स्वभाव के हैं। कोमल के आस पड़ोस कॉलेज और एकेडमी में उसके और उसके फैमिली के बारे में पूछताछ करो। कुछ ना कुछ तो काम की इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी हमें। चलो। अरे, ये तो अपनी कोमल बिटिया है साहब, दत्ता की बेटी। 2 दिन से कोमल गायब है। आपको कुछ पता है उसके बारे में? नहीं साहब, उसके बारे में अपने को कुछ पता नहीं है साहब। पर साहब, ये तीनों लड़कियां बहुत अच्छी हैं। समय से आती हैं, अपना खेल कूद करती हैं और समय से घर चली जाती है साहब। और ये दत्ता, ये कैसा आदमी है? दत्ता साहब थोड़ा सनकी आदमी है साहब। काम बरोबर करता है, पर उसके बच्चों पे उसकी दहशत बहुत है सर। अरे आज काय भक्ति, मैं हूँ। सब दारू वारू सब छोड़ दिया मैंने ही। सब छोड़ दिया? हाँ, आज न जाने कैसे मंदिर में जाने का मन किया, सीधा जाके मंदिर में बैठ गया। बाबा ने आशीर्वाद भी दिया। ये देख, धागा बन के आया हो। शाम को फिर दारू पीने का मन ही नहीं किया। मालूम, मंदिर जाके ऐसा लगा ना, अरे मन का बोझ ऐसा हल्का हो गया है। रेशमा, सुना है तुम कोमल की बहुत अच्छी दोस्त हो? जी साहब, कॉलेज में कोमल मेरे साथ ही बैठती थी और वो मेरी टीम में कबड्डी भी खेलती थी।
और जिस टीम में हम दोनों होते थे हमें कोई नहीं हरा सकता था। दत्ता का अपने बेटियों के साथ बर्ताव कैसा था? साहब वो सब कबड्डियाँ खेलती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनकर दिन भर उठा पटक करती रहती हैं साहब। कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जो उनकी कबड्डी देखने के लिए तरसते हैं साहब। इनको देख के ना इतनी दूर जॉगिंग पे आने की सारी थकान निकल जाती है। इसलिए दत्ता नहीं चाहता कि उनकी बेटियां कबड्डी खेलें। तो दत्ता ने कबड्डी खेलने से रोका क्यों नहीं? रोकेगा कैसे साहब? उसी के बदौलत तो उसके चिकन और दारू का व्यवस्था होता है साहब। मतलब? साहब वो एकेडमी के प्रबंधक लोग हैं ना, उन्होंने साफ बोल दिया है कि जब तक तुम्हारी बेटी कबड्डी खेलेंगी तब तक तुम्हारा घर और नौकरी रहेगा। साहब अगर दत्ता ने अपनी बेटी को कबड्डी खेलने से मना कर दिया ना साहब, उसको अपनी जिंदगी के साथ कबड्डी खेलना पड़ेगा। 2 दिन पहले जब कोमल गायब हुई थी तुमने देखा था उसे? नहीं साहब, नहीं देखा था। सर ये दत्ता बहुत ही जालिम आदमी है। उसके घर से ना रोज ही चिल्लम चिल्ली की आवाजें आती हैं। वो ना अपने बीबी बच्चों के साथ मारपीट भी करता है। निर्मला जी आपने तो हमें कुछ बताया नहीं, लेकिन लोगों ने आपके पति की काफी तारीफ की है। हाँ साहब, आप जो कह रहे हैं वो सही है। वो हम लोगों के साथ मारपीट करते, अच्छे से बात भी नहीं करते, लेकिन मैं 100% कह सकती हूँ कि वो किसी की जान नहीं ले सकते। तो क्या कर सकते हैं? एक तरफ आप कह रही है कि कोमल को कोई परेशानी नहीं थी और बाहर लोग दत्ता के गुणगान गा रहे हैं। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास कोई भी गवाह नहीं जिसने कोमल को जाते वक्त देखा है, ना ही फैमिली मेंबर्स, ना ही आस पड़ोस में, ना ही सिक्योरिटी गार्ड, ना ही कोमल को बस स्टॉप पर देखा गया है, ना ही रेलवे स्टेशन पर। कोमल ने अब तक किसी फ्रेंड को भी कांटेक्ट नहीं किया, ना कोई फोन कॉल, ना कोई बैंक ट्रांजैक्शन। ऐसा लगता है जैसे हवा में गायब हो गई है। यही पता करना है कि कोमल हवा में गायब हुई है या उसे गायब किया गया है। सुबह उठ के उसके कमरे में गई तो नहीं थी, उसका कुछ भी सामान घर पे नहीं है। सर कोमल का बाप दत्ता जब से कोमल गायब हुई है एक बार भी पुलिस स्टेशन इंक्वायरी के लिए नहीं है। उठाकर लेकर आओ इस दत्ता को। दत्ता मांडरे, बता तेरी बेटी कोमल कहाँ है? देख दत्ता, हमारे पेशेंस ट्राई मत कर। अगर हम चुप बैठ गए ना तो हमारा डंडा बात करेगा। तेरे मारपीट से तंग आकर वो घर छोड़ के चली गई ना? या कहीं ऐसा तो नहीं कि मारपीट के दरमियान उसकी मौत हो गई और उसकी बॉडी को तूने कहीं ठिकाने लगा दिया? वाह साहब वाह, अरे जन्म दिया उसको साहब, चलने को सिखाया, बड़ा किया, तब कहाँ थे साहब आप? एक बात बता, जिस रात कोमल घर से भाग गई थी तू कहाँ था? तुझे भनक भी नहीं लगी? अरे साहब भनक लगती तो क्या मैं उसको जाने देता साहब? ठीक है जा तू, लेकिन एक बात याद रखना, शहर के बाहर कदम भी मत रखना। शिंदे नजर रखना इस पर। ये दत्ता जितना दिखाता है उतना सीधा है नहीं। और हाँ, वो आत्महत्या वाला एंगल भी चेक करो और हॉस्पिटल्स चेक करो। कोमल के डिस्क्रिप्शन से मैच खाती हुई कोई बॉडी है या नहीं। कोमल के पास मोबाइल नहीं है, उसकी फोटो जो हम लोगों ने सर्कुलेट की थी उसकी डिटेल्स लिखो। सर छोड़ दो आई को। चल पीछे हट, नहीं तो आई शपथ तुम लोगों के टुकड़े करके ना इधर ही गाड़ देगा मैं और नहीं होने दूंगी। आई चल तू मेरे साथ। हाँ ठीक है, मैं ये तो है। शिंदे कहीं कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी की रिपोर्ट? कोई रिपोर्ट नहीं सर। इस दत्ता के घर पे 24 घंटे नजर रखो और मोहल्ले में भी जाके पता करो। मुझे लगता है कोमल के घर में उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से वो घर छोड़ के चली गई। कोई साहब आओ, थोड़े पैसे पाहिजे होते। पैसे वो उस दिन दिए थे, वो 2000 रुपए तो दिए थे, उसमें और कितने दिन चलाओ? ये देख सुन, पैसे नहीं है मेरे पास और मांगना भी मत। पूरी दुनिया को मौत आती है तेरे को छोड़ के, पता नहीं साला कब मरेगी तू। प्रियंका आज तू जा। आई शांति को भेजो ना। पिछली बार शांति गई थी, इस बार तू जा। कोमल रहती तो वही सब करती। जा आई लवकर तयार हो।
अच्छा सुनो, संभाल के जाना, पैसे सब गिन के लेके आना, ठीक है? दत्ता तो सब पैसे के लिए हमेशा रोते रहता है, पर हाँ निर्मला ताई हिसाब की बड़ी पक्की है, बिना पैसे सामने रखे कभी कुछ मांगती ही नहीं। मैडम ये दत्ता की फाइनेंशियल कंडीशन कैसे है? मतलब ये फीस वीस का खर्चा कैसे निकालता है? सर दत्ता की लड़कियां काफ़ी टैलेंटेड हैं, इसकी वजह से दत्ता की सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। कुछ पैसे हमारी अकेडमी स्पॉन्सर कर देती है, पर इतनी मदद से घर का खर्च चलाना मुश्किल तो होता होगा ना सर। थैंक यू। कुलकर्णी, ये केस जितना दिखता है उतना आसान है नहीं। इस दत्ता की कमाई 54 और खर्चा रुपया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि निर्मला ने अपने ऊपरी खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी बेटियों के जरिए कोई दूसरा रास्ता निकाला हो, पर इससे परेशान होकर कोमल घर छोड़ के चली गई? अब तक जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उससे तो यही लगता है। साहब, मेरे पति की कमाई घर खर्चे के लिए काफी नहीं थी, इसलिए मैंने पहले सोचा कि घर चलाने के लिए मैं भी इनकी कुछ मदद करूं, लेकिन मेरी इन बातों का उन्होंने अपना अहंकार बना लिया। खुद दारू पीकर कहीं गटर में गिरे तो वो चल जाता है, लेकिन घर की औरत बाहर जाके काम करे तो उनकी नाक नीचे होती। इसलिए मैंने चुपके से सिलाई मशीन खरीदी। मैं छोटे बच्चे के पहनने वाले कपड़े बनाती हूँ। मेरे छोटे चचेरे देवर की कपड़ों की दुकान, बस उससे ही लेकर सिलकर देती हूँ। साहब, आप मुझसे कुछ मत बोलिए, मेरी कोमल का कुछ पता चल गया? नहीं अभी तक नहीं, पर हम लोग ढूंढ रहे हैं उसे। इस केस में इन सवालों के जवाब मिलने अब भी बाकी थे कि कोमल कहां गई, किसके साथ गई और क्यों गई। पुलिस के लिए कोमल का पिता अब भी प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस को जो जानकारी मिली थी उसके हिसाब से दत्ता नशे का आदी था और बहुत गुस्से वाला आदमी था। नशा और गुस्सा जुर्म होने का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। कहीं कोमल के लापता होने का कारण भी यही गुस्सा और नशा तो नहीं बने थे। दूसरी तरफ प्रियंका और शांति की चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही थी। दत्ता के साथ साथ अब प्रियंका और शांति भी पुलिस की रडार पर थे। हाँ सर, अभी भी दत्ता की सबसे छोटी बेटी प्रियंका को मैंने एक दुकान तक फॉलो किया है सर, लेकिन एक अजीब सी बात हुई सर। वो दुकानदार से पता नहीं किस बात पे लड़ रही थी। तुमने कुछ सुना? नहीं सर। 3 महीने के फोटो आसपास के लोगों को दिखाना और पता करो कि इन तीनों का किसी के साथ कोई अफेयर था या नहीं। तेरे और कोमल के बीच क्या था रे? हमने सुना बहुत करीबी रिश्ता था। करीबी रिश्ता विश्ता कुछ नहीं था, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं साहब। सच सच बता दे, वरना मार के निशान छुपा नहीं पाएगा तू। ओ साहब, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर साहब आपको शायद पता नहीं, कोमल अपने बाबा से बहुत डरती थी। कल फिल्म देख के लेट गई इसीलिए। संतोष, मुझे अब वहां नहीं रहना है, चलो ना हम कहीं भाग चलते हैं। भाग चलते हैं? अब भाग के जाएंगे कहाँ? तेरे पापा को पता नहीं चलेगा? अरे वो तो तुझे फिर भी छोड़ देगा, पर मेरी तो लाश तक नहीं मिलेगी। तो तेरी इतनी फटती है तो फिर प्यार क्यों किया? उसको मैं अपने घर पे लेके जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे घर वाले उसे अपनाएंगे नहीं, और उसके बाबा से तो सबकी फटती थी। फिर हम लोगों ने तय किया कि हम भाग जाते हैं, और उस रात बताई हुई जगह पे मैं पहुंच गया और वहाँ कोमल का इंतज़ार करने लगा, पर साहब कोमल आई ही नहीं। कुछ देर और इंतज़ार करने के बाद मैं अपने घर वापस लौट आया। आप चाहो तो कंफर्म कर लो, मैं कोई कहानी वानी नहीं बना रहा हूँ साहब। कहानी में से हकीकत ढूंढना हमें अच्छी तरीके से आता है। तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, सच सच बता दे। बाद में ये मत कहना कि मौका नहीं दिया था। शिंदे, आशिक है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुलकर्णी
अगर ये सच बोल रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दत्ता ने ऑनर किलिंग की हो। क्या मैच चल रहा है, देख देख क्या। अरे थोड़ी सी निकर ऊपर होता तो मजा और मजा आ जाता। क्या सफेद टांगें दिख रही है। हम किधर? हाँ, आज से ना तुम दोनों का घर से बाहर निकलना बंद। अगर घर से बाहर कदम रखा तो आए शपथ दोनों की टांगें तोड़ के रख दूंगा। चल अंदर चल। इनकी पढ़ाई खेल कूद बंद करने से कोमल वापस आ जाएगी क्या? मेरे को अब अपनी नाक नहीं कटवानी, समझी ना? इन दोनों की शादी करवा के इनको कैसे भी करके ये घर से रफा दफा करना है मेरे को, बस। अब क्यों ऐसा कर रहे? क्या किया है हम लोगों ने? क्या किया है? मेरे से पूछ रही तू क्या किया है? तू उठ 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 उठ, चल अंदर दोनों, अंदर चल दोनों, अंदर चल, चल अंदर। चुपचाप इधर बैठने का, समझी ना? बाहर नहीं आने का, बैठ बैठ। हाँ मैं तुमसे अपने हाथ जोड़ती, कॉलेज में जाने दीजिए उनको। कांचन मैडम ने कहा है कि आज उनका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आज सिलेक्शन हो गया तो उनको अच्छी नौकरी मिलेगी। अरे सिलेक्शन क्या भाड़ में, तुम लोगों की वजह से पुलिस ने कुत्ते की तरह मारा है मुझे, पूरी इज्जत उतारी है मेरी। और अब अपनी बेटियों की कमाई खा के मैं अपनी इज्जत और उतारूं? हाँ, कहीं नहीं जाएंगी ये दोनों, यहीं रहेंगी, समझी ना? मैडम, हम कबड्डी नहीं खेलेंगे। क्यों? फिर क्या खेलोगे तुम लोग? हम कुछ भी खेलेंगे पर कबड्डी नहीं खेलेंगे। बाबा ने हमको मना किया है। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों। पिछली बार जब दत्ता आया था तो कह रहा था बड़ा नाज है उसे बेटियों पे। प्रैक्टिस के डर से तो नहीं तुम लोग ये सारे बहाने बना रही हो? चलो वार्म अप शुरू करो, कोई बहाना नहीं चलेगा तुम दोनों का। माइते ना तुम्हारा स्टेट लेवल पे सेलेक्ट होने वाली हो, और अगर सेलेक्ट हो गई तो लाइफ टाइम के लिए सरकारी नौकरी मिलेगी। नहीं मैडम, हम आज से ही नहीं खेलेंगे। अरे अरे सुनो, कोच मैम ये कहाँ गए? 4 दिन में सिलेक्शन है। तेरी पार्टनर कोमल तो पहले ही जा चुकी है, अब ये भी ना बोल रही है। तू ही समझा इनको, वरना कुछ नहीं हो पाएगा, समझी ना? ये ले नोटिस है। साहब हमको पढ़ना लिखना किधर आता है साहब? सुनना समझना तो आता है ना? हाँ वो तो सुना है तुम्हारी बेटियां आज से खेलने नहीं आएंगी। देख, जितना पानी नहीं दिया होगा ना तुमने इस मैदान को, उससे कहीं ज्यादा पसीना बहाया तुम्हारी बेटियों ने इस मैदान पर। और आज जब उस मेहनत का फल लेने की बारी आई है तो ऐसा कर रहा है। देख, तुम्हारी बेटी अगर खेली नहीं ना तो ना तुम्हारी नौकरी रहेगी ना तुम्हारा घर। ये लिखा है इस नोटिस में। अरे साहब, जलील करना था तो 2-4 गाली दे देते साहब। आपने तो सीधे मेरी औकात दिखा दी। ऐसा लग रहा है जैसे बेटियों के फेंके टुकड़े ये सब। ऐसा ही समझ ले। कल सुबह 7 बजे अगर शांति और प्रेम का मैदान पर नहीं दिखाई दी ना तो तुम्हें अपनी क्वार्टर खाली करनी पड़ेगी, समझ गया तुम? चल जा। दत्ता जैसे लोग हमारे समाज में हमें अक्सर देखने को मिलते हैं, जो अपनी खोखली आन और झूठी शान के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। ऐसी मानसिकता के लोगों का दूसरों के सपनों से कोई सरोकार नहीं होता। वो सिर्फ मैं और मैं की भाषा ही बोलते हैं। अपनी दकियानूसी विचारधारा को सही बताने के लिए, अपना महत्व जताने के लिए वो कुछ भी कर बैठते हैं। इस केस में पुलिस का अब तक उठाया हर कदम उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा था जिसके आगे सिर्फ डेड एंड दिखाई दे रहा था। कोमल का अब तक कुछ पता नहीं था, और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को और भी पेचीदा बना दिया। कॉलेज में कोमल मेरे साथ ही बैठती थी और वो मेरी टीम में कबड्डी भी खेलती थी। कुलकर्णी, आजूबाजूला काय मिळतंय का बघा? बॉडी सगळ्यात आधी कोणी पाहिली? मी बघितलं सर। मैं जा रहा था कि मुझे जोर से आई तो मैं इधर आया तो देखा ये लाश पड़ी है। मैं तो बहुत घबरा गया सर, फिर मैंने आपको फोन किया। ठीक है सर, आसपास कुछ नहीं मिला। पहले कोमल गायब हुई, अब रेशमा का मर्डर हुआ। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, एक ही एकेडमी से कबड्डी खेलती थी। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। रेशमा से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर डिटेल इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। हो सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो। सर।
रेशमा की लाश मिलने के बाद पुलिस ने अपनी छानबीन और तेज कर दी। पुलिस इस पहलू पर गौर कर रही थी कि मृत रेशमा और लापता कोमल दोनों ही कबड्डी एकेडमी से जुड़े हुए थे। सर, अब तक मिली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कबड्डी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली 6 लड़कियां थी, जिनमें से 2 का सिलेक्ट होना फाइनल, रेशमा और कोमल। कुलकर्णी, गायब भी 6 में से वही 2 लड़कियां हुई है जो कबड्डी अच्छा खेलती थी। तो ऐसा तो नहीं कि कंपटीशन कम करने के चक्कर में कोई ये सब कर रहा है। रेशमा का मर्डर और कोमल का गायब होना, इन दोनों में एक चीज 100% कॉमन है, कबड्डी एकेडमी। सर, कोमल और रेशमा ये दोनों हमारे एकेडमी को रिप्रेजेंट करने वाले मेन खिलाड़ी थे। स्टेट लेवल पे खेलना तो दूर, अब पार्टिसिपेट करना भी पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, यहाँ किसी की एज और अकल इतनी ज़्यादा नहीं कि ये सब प्लान कर सके, और वो भी महज एक सिलेक्शन के लिए। मुझे तो ये इम्पॉसिबल लगता है। इन लड़कियों का आपस में कैसा कनेक्शन था? सर, इनकी आपस में सबसे बनती थी, कभी कोई झगड़ा भी नहीं सुना। टीम में जो और लड़कियां सेलेक्ट हुई थी उनके नाम क्या है? शांति, प्रियंका, पिंकी पाटिल, नेत्रा अबनवे। ठीक है सर, एकेडमी के सभी लड़कियों का बैकग्राउंड चेक किया, सभी के बैकग्राउंड्स क्लियर है सिवाय एक के। कौन? पिंकी पाटिल। ये भी उन 6 शॉर्टलिस्टेड लड़कियों में से एक है। इसके पिता काफी पावरफुल और पैसे वाले हैं, अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये ऐसा तो नहीं कि इस पूरे कांड के पीछे इस पिंकी पाटिल का हाथ है या फिर उसके बाप का? तो इसमें क्या है, हार जीत तो खेल में चलती रहती। और वैसे भी इस बार मैं पिंकी को पुणे भेजने की सोच रहा हूँ। तिथे माझी चांगली सेटिंग है, ये हो जाएगी वहाँ पे सिलेक्ट। बेचारी इस बार ठीक से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई थी। शादी थी मेरे बड़े बेटे की। बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटी से आप? जी हाँ, बहुत ज़्यादा। इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ इससे। पाटिल साहब, ये ऐसा तो नहीं दुनिया की हर खुशी देने के चक्कर में आप कुछ ऐसा तो नहीं कर बैठे जो आपको नहीं करना चाहिए था? सर, तुम्हें निश्चिंत रहा, इस तरह के काम मैं नहीं करता। सर, यू आर राइट। रेशमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी हत्या की गई। कुलकर्णी, समझ में नहीं आ रहा कि रेशमा की हत्या कोई क्यों करेगा। पुरानी दुश्मनी वाला एंगल हो सकता है क्या? शांति आत्महत्या करने जा रही थी, ये आदमी ने उसकी जान बचाई। क्या? हाँ साहब, शांति पटरी पे चली जा रही थी, हमने उसकी जान बचाई और कहा घर जाओ। पहले कोमल गायब हुई, फिर रेशमा की हत्या हुई और अब शांति आत्महत्या करने जा रही थी। कुलकर्णी, ये चल क्या रहा है? रेशमा के घर चलते हैं। पुलिस के लिए चुनौतियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। एक सीधे साधे घर की कबड्डी स्पोर्ट्स में सक्रिय इन साधारण लड़कियों की जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा था कि इस तरह के भयानक नतीजे सामने आ रहे थे? ये प्रतियोगिता को लेकर इनका संघर्ष था या फिर इनके सपने मिट्टी में बदल गए थे? कबड्डी के खेल में एक उज्जवल भविष्य को तलाशते और अपने सपनों को पूरा करने की राह में आखिर उनके सामने ऐसा कौन सा डरावना मोड़ आया जहां से सफलता की सीढ़ी की तरफ बढ़ते उनके कदम जिंदगी को खत्म करने वाली पगडंडी की तरफ मुड़ गए? बहरहाल पुलिस ने इस इंतहाई संजीदा केस को सुलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जी जान से इस गुत्थी को सुलझाने में जुट गई। सर, रेशमा की किताब से ये सुसाइड नोट मिला है, लेकिन इस पे की तारीख रेशमा के मर्डर के 3 दिन पहले की है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रेशमा का मर्डर हुआ। समझ में नहीं आ रहा कि जो लड़की खुद मरना चाहती थी उसे कोई क्यों मारेगा? आप बता सकते हैं कि रेशमा खुदकुशी क्यों करना चाहती थी? पता नहीं सर, स्कूल के मार्क्स से लेके स्पोर्ट्स, घर, सब जगह बिल्कुल परफेक्ट थी मेरी लड़की। अगर हमें जरा सा भी अंदाजा होता कि उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो इतनी तकलीफ में है, तो हम उससे बात करते, कोई रास्ता निकालते। कुलकर्णी, कुछ तो झोल है। रेशमा और शांति दोनों अच्छे दोस्त, दोनों एक साथ पढ़ते थे, खेलते थे और दोनों को सुसाइड करना था। अब सवाल ये है कि उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि दोनों को सुसाइड करना था? और इस सवाल का जवाब शांति हमें देगी। शांति कहाँ है? सर, शांति अभी तक घर लौट कर नहीं आई है। तुम लोगों ने शांति की मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? सर, ये तो आपको आई बाबा ही बता सकते हैं। अरे आई बाबा को डर? बाबा काम पर है और आई भाजी लेने गई है। सब, मैं कॉलेज निकलती हूँ। सर, शांति आखिरी बार परसों शाम को दिखी थी, उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं। कुलकर्णी, शांति की फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और अपने खबरियों को बोलो काम पे लग जाए। सर। ओके।
आगे सिग्नल से राइट लेना और बाईपास रोड से गाड़ी लेना। ये क्या है सब? और ये कोमल तेरे साथ कब से है? साहब मला माफ करा साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। कोमल को मैंने लाख समझाने की कोशिश की कि ये अपने घर वापस चली जाए, पर ये मानी ही नहीं, अपनी जिद पड़ी रही। और इसका बाप आदमी नहीं जल्लाद है साहब। अब मैं भी क्या करता, मुझे भी तरस आ गया और मैंने इससे शादी कर ली। तेरे घर वालों को पता है? नहीं साहब, मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो तो मेरी खाल उधेड़ देंगे। अच्छा, और इस डर से रेशमा और शांति इन दोनों के मरने की बात तुम दोनों ने छुपाई। सर, इसने मुझे रेशमा के बारे में बताया था, पर शांति कल से गायब है, हम लोग ढूंढ रहे हैं उसे। ये ऐसा तो नहीं कि उसके गायब होने में तुम दोनों का हाथ है? सर, मुझे कुछ नहीं पता। जिस दिन रेशमा का खून हुआ उस दिन मैं यहाँ थी। मैं ये गांव छोड़ के कहीं नहीं जा सकती सर, किसी ने देख लिया तो बवाल खड़ा हो जाएगा। और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती आप दोनों गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, समझे? कुलकर्णी, ये रेशमा और शांति, ये दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? कि ऐसा तो नहीं कि रेशमा का मर्डर करने के बाद शांति ने गिल्ट में आके खुदकुशी करने की सोची। अब पता ये करना है कि शांति भी कोमल की तरह खुद से गायब हुई है या उसे किसी ने भगा कर लेकर गया है। ये शांति का लापता होना और रेशमा का मर्डर, ये दोनों केसेस पेचीदा है। कोमल के घर वालों को इन्फॉर्म करो कि वो मिल चुकी है। सर, सब तेरी वजह से हुआ है साहब, सब तेरी वजह से हुआ है साला। सबने मिलके मेरी साला छोड़ूंगा नहीं मैं साला। कुलकर्णी, सारे मुर्दाघरों में चेक किया तूने? कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी जो शांति के डिटेल से मैच करती? नहीं सर, अब तक ऐसी किसी अनआइडेंटिफाइड बॉडी की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। हमने शांति की फोटो को हर तरफ सर्कुलेट कर दिया है। इंस्पेक्टर वाघमारे बोलता है क्या? तू मेरे घर में भागी थी, आप उसको कुछ मत करो। दत्ता, चाकू छोड़, एक पकड़ डाला। अर्पण मी काय केले? अरे मैंने कुछ नहीं किया। मैं दत्ता का लड़कियों का कबड्डी खेलना पसंद नहीं था। तो ये रेशमा और शांति, इन दोनों मर्डर्स के पीछे इस दत्ता का हाथ तो नहीं? सर पॉसिबल तो है। निर्मला, मला सांगा, ऐसा क्या हुआ था जो शांति ने खुदकुशी करने की कोशिश की? माझी मोठी मुलगी कोमल कमजोर आहे, पण माझ्या सर्वात छोटी मुलगी प्रियंका वो गुस्से वाली है, लेकिन शांति जो एक ही थी, जो हालात को संभालना जानती थी, बहुत समझदार थी मेरी बच्ची। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो ऐसा उल्टा सोच भी सकती है। रेशमा और शांति की प्रॉब्लम क्या थी ये बात तो अब तक पता ही नहीं चली है। सर, प्रियंका के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली है। सर, इस लड़की प्रियंका के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और इसकी मौत की वजह कलाई की नस काटने से हुई है। आई थिंक इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। एक्सक्यूज मी। प्रियंका की मौत महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। 100% प्रियंका की मौत इस केस का ही हिस्सा है।
कुलकर्णी, इस प्रियंका के बारे में सब कुछ पता करो। क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था, कोई उसका पीछा करता था, कोई उसे परेशान करता था, सब कुछ। और अगर ऐसी कोई बात होगी तो प्रियंका ने ये बात जरूर किसी न किसी के साथ शेयर की होगी। सर, प्रियंका का पूरा बैकग्राउंड चेक किया। बॉयफ्रेंड क्या, उसे तो कभी किसी लड़के के साथ भी नहीं देखा गया। सर एक मिनट, आप ही ऐसा कुलकर्णी? क्या? शांति, रेशमा को किसने मारा? सर, हम दोनों एक अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते थे, यही हमारा सपना था। कबड्डी खेलना बहुत अच्छा लगता था और हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी था। सर, ज़रूरी इसलिए था क्योंकि कबड्डी के जरिए हमें एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल सकती थी। लेकिन एक रोज, अरे चौक क्यों गई? कोई लिवर किडनी देने को नहीं बोल रही हो, बस थोड़ी देर की तो बात है। और वैसे भी तुम लोग अब रियल वर्ल्ड में कदम रखने जा रहे हो, वहाँ गिव एंड टेक तो चलता है, मंजे लेन देन, समझ ला ना। तो एक आध तुम लोग थोड़ा दो और उसके बदले थोड़ा लो, और फिर करियर ऐसे ही थोड़ी ना बनता है, उसके लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। वो हम लोग को एक बंगलों में लेके जाया करती थी और वहां पर हम लोगों के बदन के साथ खेला जाता था। हम लोग चुपचाप होकर सब कुछ सहन करते थे, सब कुछ। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। प्रियंका चलो यहाँ से। वो कुछ और ही सोच रही थी। आई, बाबा, नौकरी, हमारी जिंदगी, इनके बारे में सोचो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा होगा ना, मैंने सोचा है। मुझे आगे बढ़ना है। प्रियंका, हमने कंचन मैडम से बार बार पूछा, लेकिन देखो, तुम्हारा सिलेक्शन जब होगा तब होगा, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ है ना, उसे किसी और को बोला तो तुम्हें नहीं पता क्या क्या जाएगा। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे बाप की नौकरी, तुम्हारा घर, सब कुछ। इसलिए अपनी जबान पे ताला लगाओ और चुपचाप खेलती रहो। उस दिन के बाद से हमने कई बार जान देने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई। फिर एक दिन मैं और रेशमा एक सुनसान जगह पर गए। रेशमा ने मुझसे बोला, नहीं होगा, एक काम कर, तू ना इसे काट दे मेरी। रेलवे ट्रैक पर गई, वहां मुझे किसी ने बचाया। फिर उसके बाद मैंने जहर खरीदा और पी लिया। प्रियंका की मौत कैसे हुई? प्रियंका को सबसे ज्यादा बुरा लगा था क्योंकि उसने वो सब किया जो उससे कहा गया, लेकिन सपनों के साथ वो भी टूट गई और आत्महत्या कर ली। दत्ता ने अपनी बेटियों के मन में इतना खौफ भर दिया था कि वो खुलकर अपनी समस्याओं के बारे में घर पर किसी से बात नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने निराश होकर अपने तरीके से अपनी मुश्किलों का हल निकाला, जो उन्हें मौत की आगोश तक ले गया। उनके सपने तो टूटे ही, लेकिन साथ ही उनकी हंसती खेलती जिंदगी भी तबाह हो गई। बस, कैसी रही ट्रेनिंग आपकी कंचन जी? भला माफ करना सर, दरअसल मेरे कांटेक्ट में कुछ बड़े लोग हैं जिनको खुश करके पैसा कमाने के लिए मैंने इन लड़कियों का टीम में सिलेक्शन का बहाना बनाकर उन्हें सप्लाई किया था। शांति और प्रियंका अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरना चाहते थे, इसलिए वो मेरे झांसे में आ गए। लेकिन कोमल का तो कहीं अफेयर चल रहा था, इसलिए वो मेरे हाथ नहीं आई।
तुमने सिर्फ कबड्डी जैसे खेल को बदनाम नहीं किया, बल्कि तुम औरत जात पे भी एक कलंक हो। माँ बाप के बाद सबसे बड़ा दर्जा एक शिक्षक का होता है, और तुमने अपने स्टूडेंट्स के करियर के साथ ही नहीं बल्कि उनके परिवार के जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे बेटा पहले राखी तो बांध। राखी नहीं बांधेगी तो आदि भैया से अपना मनचाहा गिफ्ट कैसे ले पाएगी? भैया खाओ ना, खाओ। पापा बोलो ना इसको। हाँ बोलो। हाँ बाबा आ रहा हूँ। हाँ पता है मुझे आज रक्षाबंधन है। हाँ चल आ रहा हूँ, चल। इतनी रात कर दी दादा। आज भी आने की क्या जरूरत, कल परसों ही बंधवा लेते ना। ये ले। इतने सारे बैग में से ये गिफ्ट मेरे लिए और बाकी के? ये तो संध्या के लिए कुछ सामान है। अरे वाह दादा, त्योहार रक्षाबंधन का और गिफ्ट सारे इसके लिए। अब बीवी कोई बहन तो नहीं ना जो साल में एक ही बार दिखे रक्षाबंधन के दिन। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आपको हमेशा प्रॉब्लम क्यों होती है? चली गई ना संध्या? सुधर जा गौरी। जब भी घर में कोई अच्छा कार्य होता ना आई, ये जबान से जहर उगलना शुरू कर दी। समझा इसको? संध्या, तुम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया। ये खास तुम्हारे लिए जीन्स टी शर्ट। मैं ये सब कैसे पहन सकती हूँ? क्यों नहीं पहन सकती? शादी से पहले पहनती थी ना। हा? अरे लेकिन इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? आपको पता है ना, मुझे सिर्फ अपने खुद के बच्चे चाहिए। संध्या, तुम फिर से शुरू हो गई। आप मेरी मन की बात क्यों नहीं समझते? मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। आपके बच्चे खो गए तो बस आप... संध्या, मेरे अपने बच्चे हैं, और बच्चे में कैसे? मेरे बच्चे कहाँ हैं, किस हालत में, वही खबर नहीं उनकी। शायद तुम मेरी बात को कभी समझोगे ही नहीं। सिर्फ अपनी बातें समझाना चाहते हो, मेरी बात का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। मोहन, संध्या, लवकर या रे, चहा घ्यायला हॉलमध्ये ठेवलाय। आलो आई। ये गौरी, ये हेलो जी सर, अभी पहुंचता हूं। काय झालं रे? कुणाचा फोन? पुलिस वालों का फोन आया। उन्हें एक बच्चे की लाश मिली है, पहचान करने के लिए बुला रहे हैं। सर, ये मेरा आदि नहीं है। आर यू श्योर? मनमोहन जी, 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस बच्चे की एज और हाइट आज के आदि से मैच करती है। चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए, मेरे आदि को पहचानने में मैं कोई गलती नहीं करूंगा। पिछले 1 साल में आपके बच्चों को ढूंढने के लिए हमने हर मुमकिन कोशिश की। हमारा चुना हुआ हर रास्ता हर बार एक डेड एंड पे खत्म हुआ, और आपको रैंसम के लिए किसी ने कॉल भी नहीं किया, और ना ही किसी बच्चा चोर गिरोह से हमें कोई खबर मिली। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ पूरा खबरी नेटवर्क भी चिंकी और आदि को तलाश करने में लगा हुआ है। ऐसे में अगर किसी ने उन्हें बेचा है तो इस शहर से बहुत दूर बेचा होगा, हमारे नेटवर्क के बाहर। आशा है हम उन्हें ढूंढ निकालें।
महाराष्ट्र के नासिक में रहने वाले मनमोहन की बेटी चिंकी और बेटा आदि पिछले 1 साल से लापता है। मनमोहन की तीसरी शादी संध्या से होने के महज 1 महीने के बाद ही अचानक ये दोनों बच्चे लापता हो जाते हैं। नासिक पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी इन बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। आखिर चिंकी और आदि अपने पिता मनमोहन से अलग कैसे हुए? उन्हें अपने पिता से अलग करने की साजिश किसने की थी? क्या मनमोहन के किसी करीबी ने ही मनमोहन को धोखा दिया था, या फिर किसी ने पैसों की खातिर दोनों बच्चों को बेच दिया था? तेरे आने के बाद से ना हमारी पूरी फैमिली प्रॉब्लम है। आई जब से ये औरत आई है ना घर में, चिंकी और राधिका। अच्छा, मेरी वजह से बच्चे गायब हुए? अरे तूने ही नजर लगाई होगी बच्चों को। खुद तो कभी मां बन नहीं सकती, इसलिए दूसरों के बच्चों पे नजर लगाती है। आई तुम ही गप्पा बसा। इसलिए आज तक कभी मेरे भी बच्चे नहीं हुए। अब जाके समझ में आया कि तेरी शादी बर्बाद कैसे हुई। अरे तुझ जैसी औरत के साथ रहेगा भी कौन? संभाल कर बात कर, अभी चप्पल से ना मुंह लाल कर दूंगी। दादा ये गौरी, भाई काय है? जब देखो दोनों लड़ती रहती है। तुम्हारा भाई इसका संध्या, इस कचरे में फंस रही हो तुम। आज तुम्हारी बहन की शादी है ना, तुम वहां जाना है ना। चलो, बाहर गाड़ी आई कोई, चलो। कब तक ये सब चलता रहेगा मनमोहन? जिंदगी भर क्या मुझे यही ताने सुनने पड़ेंगे? हाँ संध्या, अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना। और तुम इन लोगों पर ध्यान मत देना। अरे इतने वक्त के बाद तुम अपने मायके जा रहे हो। हमारी शादी के बाद अभी अभी कुछ ठीक हो रहा है ना? काश मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता, लेकिन कोई बात नहीं। आई एम श्योर मेरे ससुराल वाले मुझे जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना? भाई साहब, संभाल के लेके जाना। बाय। उसे देखकर यह साफ कहा जा सकता था कि उसने अतीत में किसी बड़े हादसे को होते हुए देखा था। दूसरी तरफ मनमोहन के घर में उसकी पत्नी संध्या और बहन गौरी के बीच में वाद विवाद का घिनौना खेल जारी था। गौरी का संध्या पर यह इल्जाम था कि उसके घर में आते ही दोनों बच्चे लापता हो गए। गौरी को शक था कि चिंकी और आदि के लापता होने के पीछे संध्या का हाथ है। पर क्या इस इल्जाम में कुछ सच्चाई थी? आखिर मनमोहन का बेटा आदि कहां था? इस केस में सवालों के कई ऐसे तीर चल रहे थे जिन्हें जरूरत थी सिर्फ सच की एक ढाल की। क्या बात है? इतने बंठन के कहाँ जा रहे हो? आई, तेरी बहू आ रही है। अरे हाँ आई, एक काम करना, थोड़ा हलवा और चिकन बिरयानी बना देना, संध्या को अच्छी लगती है। वो क्या किसी जंग से लौट रही है क्या? वो तो अपने मायके गई थी 1 हफ्ते के लिए। सिर्फ 1 हफ्ता हुआ? हाँ। तो ऐसा लग रहा है कि बरसों बीत गए संध्या को देखे हुए। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते 11 बजे, फोन भी ऑफ लग रहा है उसका। मैं संध्या की माँ को फोन करता हूँ। हेलो हेलो, हाँ संध्या यहाँ अभी तक पहुंचे नहीं है। अरे मुझे कैसे पता होगा? तुम्हारी बीवी है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए। वो यहाँ से तो कब की चली गई? जी ठीक। बेटा कुछ खा तो ले, सुबह से तूने नाश्ता भी नहीं किया। आ जाएगी वो। हाँ, बस वो सही सलामत हो। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी कवरेज एरिया से बाहर है। सर वो 11 बजे घर लौटने वाली थी। अब तो 24 घंटों से भी ज्यादा वक्त गुजर गया सर। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है सर। इतने दिनों बाद वो अपने मायके गई थी इनसे मिलने। ये लोग कह रहे हैं कि वो वहां से निकल चुकी थी, लेकिन उसका मुझे कोई फोन नहीं आया सर। क्या मतलब है तुम्हारा? हमने हमारी बेटी के साथ कुछ कर दिया है? साहब, मेरी बेटी इसके साथ बिल्कुल खुश नहीं थी।
इसकी माँ और बहन हमेशा उससे झगड़ा करती थी। तेरे आने के बाद से ना हमारी पूरी फैमिली प्रॉब्लम है। जब से ये औरत आई है ना घर में, चिंकी और राधिका, और ऊपर से इसके साथ उसे बच्चा नहीं हो रहा था। अब बात को घुमाइए मत। आपको ये शादी कभी मंजूर नहीं थी, इसलिए आपने संध्या को अकेले बुलाया घर पे, मुझे नहीं बुलाया। क्यों बुलाती तुम्हें मैं? बस बस मनमोहन जी, आपके 2 बच्चे पहले से ही गायब और अब आपकी बीवी। मैं समझ सकता हूं कि आपके दिल पर क्या बीत रही हो, लेकिन ये वक्त झगड़ा करने का नहीं, बल्कि आपकी पत्नी को ढूंढ निकालने का है। आप हमें बारीकी से सारी डिटेल बताइए। 1 साल पहले भी मनमोहन का परिवार हमारे पास आया था, लेकिन तब से लेकर अब तक उसके बच्चों का कुछ पता नहीं। क्या इन दोनों केसेस का आपस में कुछ लेना देना है, या ये महज एक इत्तेफाक? अगर ये इत्तेफाक है तो सिर्फ इस परिवार के साथ क्यों हो रहा है? सर, मुझे लगता है संध्या के मायके दूल्हे में एक बार पता करना चाहिए। शादी का घर था, किसी ना किसी ने तो उसे बाहर निकलते हुए जरूर देखा होगा। करेक्ट रोहित, दूल्हे से नासिक की दूरी 2.5 से 3 घंटे की, और मनमोहन के मुताबिक संध्या अपने मायके से कैब करके आने वाली। अगर वो किसी कैब से निकली है तो उस कैब ड्राइवर से हमें संध्या की लास्ट लोकेशन जरूर पता चल जाएगी। पूरे दूल्हे में इंक्वायरी करो, कहीं ना कहीं हमें वो कैब वाला जरूर मिलेगा। ओके सर। और हाँ सुनो सर, मुझे संध्या के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड भी चाहिए। मिल जाएगा सर। ये मैडम? हाँ साहब, इनको मैंने पिक किया था। नासिक में कहाँ छोड़ा था? नासिक में साहब, पूना। इनको पूना जाना था तो मैंने इनको पूना छोड़ा था। ठीक है रोहित, यह हमारे लिए बहुत बड़ी लीड है। तुम फौरन पूना के लिए निकल जाओ। ओके। मनमोहन जी, आपकी बीवी अपने मायके से यहाँ के लिए नहीं बल्कि पूना के लिए निकली थी। पूना? वो पूना क्यों गई थी? जी हम भी वही पता करने में लगे। क्या हुआ? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो बात यह है कि जिस दिन वो आने वाली थी उससे 1 दिन पहले रात को हमारा फोन पे झगड़ा हुआ था। 11 बजे तक तो आओगी ना? फिर क्या होगा? वही दिन रात के झगड़े। कभी कुछ ठीक नहीं होने वाला है। कितनी बार तुमसे कहा है जरा सा दूर ही सही, लेकिन अलग रह लेते हैं सिर्फ तुम और मैं, लेकिन नहीं, तुम मेरी बात मानने के लिए रेडी नहीं हो। अरे संध्या, तुम क्यों टेंशन ले रही? मैं हूं ना। कहाँ होते हो तुम मेरे साथ? हमेशा अपने बच्चों को ढूंढने के पीछे लगे रहते हो। कितनी बार तुमसे कहा है कि मुझे भी अपना एक बच्चा चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर जिंदगी भर तुम्हारे बच्चे नहीं मिलेंगे तो क्या हमारी जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ेगी? कभी नहीं मिलेंगे? संध्या, क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, दोबारा तुम्हारी दुकान पर ये बात मत लाना। संध्या, मैंने तुमको कितनी बार बताया कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, फिर भी हर बार तुम। आपने इस झगड़े के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? ये तो मियाँ बीवी का झगड़ा, ये तो होता ही रहता है। जल्दी उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और वापस आ जाएगी। सर, अगर वो इससे गुस्सा होती या इन दोनों में कुछ झगड़ा हुआ होता तो पूना क्यों जाती? मेरे ही घर पे नहीं रुकती। अगर वो आपके घर पे आती तो मैं झट से आके उसको मना सकता था, इसीलिए शायद वो पूना में किसी सहेली के पास गई होगी। आप बता सकते हैं कि आपकी पत्नी पूना में अपनी किस सहेली के पास गई है? यस सर। अभी मनमोहन ने मुझे पूना का एक एड्रेस दिया, बस थोड़ी देर में मैं टेक्स्ट करता हूँ। ओके सर, हम पूना जाने वाले रास्ते पे ही हैं। संध्या को गायब हुए 48 घंटों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। वैसे भी चिंकी और आदि के गायब होने में सबसे पहली सस्पेक्ट संध्या ही थी। मनमोहन के साथ इसी बात को लेकर उसकी लड़ाई भी हुआ करती थी, तो हो सकता है कि चिंकी और आदि के गायब होने के पीछे ये संध्या ही हो। सर, सर, संध्या से बात किए करीब 1-1.5 साल हो गया। जब से उसकी शादी हुई है मैं उसके कांटेक्ट में नहीं हूँ। सर, जब उसकी शादी के बारे में पता चला तो मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसका हस्बैंड उसकी उम्र से दुगना बड़ा था और तो और उसके 2 बच्चे भी थे। अब शादी उसने उसके पैसे से की है या किसी और वजह से, मुझे नहीं पता है सर। साहब, ये औरत कल ही मिली थी शायद। इनको जो अंदर मंदिर है ना, वहाँ पे छोड़ दिया था। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? तुम्हारे ऑटो में तो न जाने कितने लोग आके बैठते होंगे। साहब, सज धज के मैम आई थी ना, तो हाथों में मेहंदी, साड़ी। ऑटो पास ही में दुर्गा माँ का मंदिर है, चलेंगे प्लीज? वो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा था इनकी खुद की शादी है। मनमोहन जी, अभी हमारी टीम को इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपकी पत्नी सज धज कर हाथों में मेहंदी लगाकर पूना के एक मंदिर में गई। क्या उसका किसी से कोई अफेयर वगैरह है? ये क्या बात कर रहे हैं आप?
आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई सर। वो मेहंदी लगाई क्योंकि उसकी बहन की शादी थी, और अच्छे कपड़े तो वो हमेशा ही पहनती है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा ना सर, वो वापस आ जाएगी। ज्यादा वक्त वो मुझसे दूर नहीं रह सकती। रोहित, अब तक हमें जो जानकारी मिली है वो तो संध्या के मामले को दूसरी तरफ ले जा रही है। अचानक घर से यूं पूना भाग जाना, फिर ऑलमोस्ट दुल्हन के लिबास में सज धज कर मंदिर जाना। सर संध्या के कॉल रिकॉर्ड बहुत जल्द हमारे हाथ में होगा। कॉल रिकॉर्ड से तो आधी बातें साफ हो जाएगी सर। जब तक कॉल रिकॉर्ड आते हैं तब तक मनमोहन और संध्या के एंगल पे काम करते हैं, पता करते हैं दोनों की आपस में कैसे बनती थी और परिवार में क्या चल रहा था। सब सर इन सबके बीच मनमोहन पे तरस आता है। बेचारे की कभी ऊंची आवाज तक नहीं सुनाई दी। बहुत ही सुलझा हुआ है, लेकिन माँ, बीबी और बहन के चक्कर में उलझा हुआ रहता है। सर मैंने कई बार नोटिस किया है कि मनमोहन की माँ और बहन की कभी उसकी बीवी संध्या से बनी ही नहीं है, और गौरी उसकी तो शादी संभली नहीं। सर जाहिर है वो गुस्सा तो होगी ही। सुना है उसको कोई मेडिकल इश्यू भी है, तो उस वजह से वो माँ नहीं बन पाती, तो सर शादी भी नहीं हो सकती। और मनमोहन की तो ये तीसरी शादी थी। अब इस उम्र में संध्या जैसी बीवी मिलेगी तो सर हर कोई बातें तो करेगा ना। और मनमोहन भी उसकी खिदमत में कोई कमी नहीं रखता था सर। सर मैंने आस पड़ोस में पूछताछ की, सबने मनमोहन की बहुत तारीफ की, लेकिन मनमोहन के माँ और बहन के साथ संध्या का 36 का आंकड़ा था। रोहित, ये बात तो पहले ही समझ में आ गई थी। मनमोहन के परिवार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। अब तक मनमोहन ने 3 शादियां की। उसकी पहली बीवी एक्सीडेंट से मरी, दूसरी कैंसर से और तीसरी लापता। पहली बीवी से उसको बेटा था आदि और दूसरी बीवी से बेटी चिंकी। संध्या से शादी होने के 1 महीने बाद ही दोनों बच्चे गायब हो जाते हैं। शुरुआत में हमें ऐसे लगा कि परिवार में आए चेंजेस की वजह से दोनों बच्चे गुस्से में हैं और कहीं भाग गए। लेकिन सर अरुणा ने इसके लिए हमेशा संध्या को जिम्मेदार ठहराया। सर गौरी की भी जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही थी, वो माँ नहीं बन सकती थी, इसीलिए उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था, और इसी वजह से उसकी दूसरी शादी भी नहीं हो रही। अब पता करने वाली बात यह है कि संध्या अपनी मर्जी से कहीं चली गई या फिर पूना में जाकर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसके प्लान में ही नहीं था। संध्या की हत्या ने इस केस में सनसनी फैला दी। आखिर संध्या को क्यों मारा गया और वो नासिक से इतनी दूर पुणे में क्या कर रही थी? संध्या की हत्या अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई थी जिनके जवाब आसानी से मिलने वाले नहीं थे। सर संध्या के पोस्टमार्टम रिपोर्ट, संध्या को 14 बार चाकू मारा गया था। हत्या 2 दिन पहले हुई, एग्जैक्टली उसी दिन जिस दिन हम संध्या को पुणे में ढूंढ रहे थे। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्या का समय रात के 8 से 10 बजे के बीच। आखिर ये संध्या पूना किससे मिलने गई? जहां हमें संध्या की बॉडी मिली थी उस एरिया में पूछताछ करो, हो सकता है वो वहीं कहीं ठहरी हो और उसे किसी न किसी ने जरूर देखा। ओके सर। और हाँ, संध्या की बॉडी उसके घर वालों को सौंप। यस सर। इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? क्यों आई? मेरे पास पैसे नहीं हो सकते क्या? गौरी सच सच बता, ये पैसे इतने कहाँ से लाए? पैसे कहाँ से आए? नहीं, तूने मेरी चिंकी और आदि के साथ कुछ किया तो नहीं? अरे पागल हो गए हो क्या आप दोनों? कुछ भी बोले जा रहे हो। तो फिर इतने सारे पैसे आए कहाँ से? गौरी, कहां से आए ये पैसे? किसे बेचा चिंकी और आदि को? संध्या क्यों मारा उसे? बोलो। सर मैंने चिंकी और आदि के साथ कुछ गलत नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। पैसे कहां से आए फिर? मैंने अपने ससुराल से गहने चुराए थे। ये पैसे उन गहनों को बेच करके ही है। मैं मां नहीं बन सकती, इसलिए वो लोग मुझे घर से निकालने वाले। इस बारे में मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, पर जब सब अपने बारे में सोच रहे तो मैंने भी अपने बारे में सोचना शुरू किया। मैंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर ये गहने चुराए। ऐसे भी सर, ये गहने मेरे थे, इन पे मेरा हक था। अगर इस बार तुमने झूठ बोला
तो हम नहीं, ये तुमसे बात करेंगे। सर, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं मानती हूँ कि चिंकी और आदि मुझे पसंद नहीं थे, क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती, और ये लोग मुझे इस बात की याद दिलाते थे। और संध्या तो मुझे इसलिए नहीं पसंद थी क्योंकि घर में हमेशा उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तेरा दादा संध्या के अलावा किसी की बात सुनता है क्या? आगे भी उसकी बात सुनेगा? सर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके साथ कुछ गलत करूं। मेरा यकीन मानिए सर, मैंने चिंकी, आदि और संध्या किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। हाँ साहब, ये आई तो थी यहाँ पे। साथ में कोई और था? हाँ, वो इनके पति थे ना। तुम्हें कैसे पता? वो आदमी उसका पति ही था? साहब, इनकी मांग में सिंदूर था और दोनों हाथों में हाथ डालकर चल रहे थे, इसलिए मुझे लगा वो इनका पति है। उस आदमी की शक्ल याद है? हाँ, शक्ल तो याद है। रघु? हाँ सर, ये रघु है। ये अपने परिवार के साथ यही बाजू में रहता है। सर, ये संध्या रघु के साथ भागी थी। यहाँ इतना सब कुछ मिलने के बाद ऐसा क्या मिल गया उसे रघु से? पता ना इन दोनों का कब से ये सब चल रहा था। मुझे ना संध्या पहले से ठीक ही नहीं लगी। नहीं, इसमें संध्या की कोई गलती नहीं। शायद मेरे ही प्यार में कुछ कमी रह गई, इसलिए वो रघु के साथ। संध्या हमेशा कहा करती थी कि उसको बच्चा चाहिए। आप मेरी मन की बात क्यों नहीं समझते? मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। मैंने उसके मन की बात को कभी समझा ही नहीं। किस्मत की मार भी तो देखो, जिस बीवी को बच्चों के लिए खो दिया, उन बच्चों को मैं पहले ही खो चुका था। अरे भैया, ये लोग यहाँ पर नहीं है। कई दिनों से बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं। पर हमसे तो कहा था जल्दी ही आ जाएंगे, पौधों को पानी देना था। सोचा होगा कि थोड़ा और घूम लेते हैं, शायद इसीलिए अभी तक लौटे नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता कि कब रघु ने शादी की या संध्या के साथ भाग गया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो मेरे से बात भी कम करता था, जरूरत हो तो बात करता था। पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ उसका आना जाना बढ़ गया था। मुझे लगा वो सुधर रहा है, लेकिन मैं गलत थी। जरूर वो संध्या के चक्कर में यहाँ आता होगा। अच्छा, मैं रघु के पूना के घर का एड्रेस चाहिए। जी रघु दीक्षित? जी हाँ, मैं हूँ रघु दीक्षित। बोली। पुलिस, आपको हमारे साथ चलना होगा। और क्यों? संध्या से जुड़े आपसे कुछ बात करनी है। आइए। संध्या? कौन संध्या? चल शुरू हो जा। सर, मैं संध्या को जानता था, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुझे उठाने से पहले तेरी पूरी कब्र खोद चुके हैं हम लोग। तेरे खिलाफ सारे सबूत हैं हमारे पास। हमारे पास ऐसे गवाह हैं जिनने तुझे संध्या के साथ देखा था, और तेरे फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स ने तो पूरा केस आईने की तरह साफ कर दिया है। जहां जहां संध्या गई थी तेरा फोन एक्टिव था, वहीं वहीं। वरना उल्टा लटका के इतना मारूंगा ना तो सारी जिंदगी सीधा नहीं चल पाएगा। सर, बताता हूँ। संध्या अपनी शादी से खुश नहीं थी। मैं जब वहां जाता था उससे मुलाकात होती थी। सर, उसे अपने पति से बच्चा चाहिए, लेकिन उसका पति तो अपने बच्चों को ढूंढने में लगा रहा। संध्या को जैसा प्यार चाहिए था उसका पति उसको दे नहीं पा रहा था। मनमोहन ने अभी अभी अपने बच्चे खोए, उसकी बीवी मर गई थी। थोड़ा तो समय दे दो उसको। नहीं रघु, ना ही कभी उसके बच्चे मिलेंगे और ना ही मुझे मनमोहन से वो सुख मिल पाएगा जो मुझे पति से मिलना चाहिए। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। मेरी शादी का कोई मतलब नहीं है। तुम टेंशन मत लो। तुम लाइफ में बहुत कुछ डिजर्व करती हो और तुम्हें लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पसंद करने लगे, फिर ज्यादा मिलने लगे। ये रिश्ता कब हद से बढ़ गया
पता ही नहीं चला। आखिरकार एक दिन हमने डिसीजन ले लिया, साथ में भागकर हमने शादी की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत खुश थी वो, और मैं सोच लिया कि अच्छे से रहेंगे। अगले दिन शाम को वो बाजार गई घर का सामान लाने के लिए। कहाँ मैडम? अरे बाजार जा रही हूँ किचन का सामान लाने के लिए। अरे खाना वाना हम ऑर्डर कर लेंगे ना बाहर से। अरे कब तक बाहर का खाना खाओगी, पेट खराब हो जाएगा पति। एक काम करती हूँ, मैं यूं गई और यूं आई, और वैसे भी इतना बुरा खाना नहीं बनाती हूँ जो तुम इतना अवॉइड करो। ओके चलो बाय। उस शाम के बाद वो वापस नहीं लौटी। मैंने उसको बहुत ढूंढा, नहीं मिली। मैं नहीं जानता सर वो कहाँ गई, किसने उसका खून किया, क्यों किया, कैसे किया, मैं कुछ नहीं जानता। तेरी कहानी इंटरेस्टिंग, पर इतने भी नहीं कि हम सच मान लें। ऐसा भी तो हो सकता है कोई लड़की तेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए तूने उसका खून कर दिया। और अगर तूने उसका खून नहीं किया तो पुलिस के पास पहले क्यों नहीं आया? सर 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 सर, सर मैं डर गया था सर। मुझे लगा कि सब लोग मुझे ही खूनी समझेंगे। हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं था, सारा इल्जाम मुझ पर ही आ जाता। रघु, किसी का घर बर्बाद करके अपना घर आबाद नहीं किया जा सकता। जब तक तेरी ये कहानी हमें सच्ची नहीं लगती ना, तू यहीं रहेगा हमारा मेहमान बनके। क्या उसका किसी से कोई अफेयर वगैरह है? जब तक वो इस घर में आई है ना, सब बर्बाद कर दिया। अब वो चली गई किसी और के साथ। मैंने तो उसकी तरफ बेकार और आज तक नहीं देखी। आखिरकार संध्या के पुणे में होने के राज से पर्दा उठा, और इस पर्दे के पीछे से एक और किरदार सामने आया जिसका नाम था रघु दीक्षित। रघु और संध्या एक दूसरे को पसंद करते थे और उन्होंने पुणे के एक मंदिर में शादी भी कर ली थी। रघु की बताई हुई कहानी के अनुसार उसने संध्या को नहीं मारा था, पर क्या उसकी कहानी में सच था या फिर अभी कुछ ऐसा था जो पुलिस के सामने आना बाकी था? छी, इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? आ तो रही है, चलिए देखते हैं कहाँ से आ रही है। अरे ये बदबू तो कुमार साहब के घर में से आ रही है। मुझे लगता है ना कि हमें जाकर सोसाइटी में इन्फॉर्म करना चाहिए। पता नहीं इतनी बदबू क्यों आ रही है। कुमार का फोन नहीं लग रहा है, हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। अरे यहाँ तो एक बच्ची है। बेटा आप इन अंकल आंटी को कहाँ मिली? आपको पता है आपका घर कहाँ पे है? देखो बेटा, अगर आप सच सच बोलोगे तो हम आपको आपके पेरेंट्स के पास ले। सर बच्ची अभी ट्रॉमा में है, इसे रेस्ट की जरूरत है सर। नर्स संभालिए इसे। डॉक्टर इस बच्ची ने बहुत कुछ सहा है, प्लीज इसके स्पेशल ध्यान रखिए। सर मैंने एक बात नोटिस की है, जब भी ये बच्ची अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी सुनती है डर जाती है। मे बी फैमिली से रिलेटेड कोई एक ऐसी बात है जो इसके जहन में बस गई है, जिसके कारण बच्ची अपने घर लौटना नहीं चाहती है। और जब तक बच्ची की हालत ठीक नहीं हो जाती तब तक हम इसे अपने एनजीओ में ही ले जाना चाहते हैं। थैंक यू। आत्माराम सर, हमें इस बच्ची के माता पिता को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। इस बच्ची की एज की जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट है सबको कांटेक्ट करो। बच्ची का फोटो आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कराओ और जैसे ही कुछ मिलता है मुझे कांटेक्ट करो। और इस देवन और ट्विंकल का भी पता करो, कहाँ है। यस सर। सही वक्त पर उठाए गए कदम की वजह से चिंकी की जान बच गई, लेकिन चिंकी के साथ जो हुआ था उससे उबरने में उसे काफी वक्त लगने वाला था। सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी उसकी हालत काफी दयनीय थी, और इस वक्त वो पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। हमारा इरादा गलत नहीं था, हम चाहते थे कि बच्चा सेफ रहे, इसलिए दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। वैसे हम जल्दी लौट के आने वाले थे, लेकिन बच्चों ने जिद की कि एक दो जगह और देख लेते, इसलिए बाहर रहना पड़ा। एक तो इतनी छोटी बच्ची से घर का काम कराता है और उसके साथ जानवर से व्यवहार। सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा हमारी वजह से तो वो जिंदा है आज। हमें तो वो सड़क पर मिली थी इधर उधर भटकते हुए, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। सर अगर हम अपने घर नहीं लाते तो पता नहीं उसके साथ क्या होता, कोई उसको मॉलेस्ट करता या उसको मार दिया जाता। तुम दोनों ने भी तो वही किया। एक छोटी सी बच्ची आज तुम्हारे कारण जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। अरे जानवर हो तुम लोग, मोलेस्टेट किया बच्ची को। सर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। झूठ मत बोलो, हमारे पास सबूत है तुम दोनों के खिलाफ।
बच्ची की बॉडी पर तुम दोनों की हैवानियत साफ दिखती है। आत्माराम, ले चलो इन्हें। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनन जुर्म है और ऐसा करने पर आईपीसी की धारा 374 के तहत कठोर सजा भी हो सकती है। रोहित, हो सकता है संध्या का खून इनमें से ही किसी ने किया, और जिसने भी संध्या का खून किया है वो बहुत ही चालाक। उसने जानबूझकर अपना फोन अपने साथ कैरी नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि फोन की वजह से वो आसानी से ट्रेस हो जाएगा। पूना के जिस एरिया में हमने संध्या की फोटो सर्कुलेट की है, वहां इन सब की भी फोटो सर्कुलेट करो। हो सकता है कि उस एरिया में किसी न किसी ने कातिल को जरूर देखा। ओके सर। पुलिस दिन रात संध्या के कातिल को ढूंढने में लगी थी और कातिल को ढूंढने के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। संध्या का कातिल काफी चालाक था। उसने ये सुनिश्चित किया था कि जुर्म करने के बाद वो अपने पीछे कोई निशान न छोड़े। लेकिन पुलिस की कड़ी मेहनत जल्द ही रंग लाने वाली थी और परफेक्ट क्राइम की ये सोच फिर एक बार मिथ्या साबित होने वाली थी। ओके सर, एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। संध्या के मर्डर वाले एरिया में हमारे एक सस्पेक्ट को किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया। मैंने मारा उसको। क्यों मारा? उस सड़क छाप रघु के साथ उसका अफेयर शुरू था। उस शाम को जब उसने मुझे फोन किया था तो उसने बोला कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे साथ शादी करके जो मैंने भूल की थी ना, उस भूल को सुधारने जा रही हो, समझे तुम? और किसके साथ ये भूल सुधारने जा रही हो तुम? रघु, वो तुमसे बहुत अच्छा है, जवान है और मुझे अच्छी तरह समझता भी है। तुम ढूंढते रहो अपने बच्चों को। और सुनो, गलती से भी मेरे रास्ते में मत आना। तुम कर चली गई मुझ पे, तो उसे बताना जरूरी था ना। मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई आपके पास, ताकि मुझे पता चले कि वो कहाँ है। मुझे पता चला वो पूना में है। आप लोगों ने ही आके बताया था घर पे, तो मेरा काम ज्यादा आसान हो गया। फिर मैं उसे मिलने पुणे चला गया। मैं अब रघु की बीवी हूँ। संध्या, मेरे से तलाक कब किया? तुम ये बचपना छोड़ो, चलो मेरे साथ चलो। मैं कहीं नहीं आने वाली तुम्हारे साथ। तुम्हें जो करना है कर लो। तुम प्यार से नहीं मानोगे ना तो मैं उठा के लेके जाऊंगा तुम्हें। चलो। क्या त्याग किया था उसके लिए? मैंने उसे बहुत समझाया, मनाया, और उसने मेरे एक न माने। वो हाथ छुड़ाकर भाग रही थी साहब। क्या कर रहे हो तुम? इस चीज के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? हाँ, तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूँ। संध्या, तुम मेरी और हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगी। सर, मुझे तो लगता है हमसे कुछ छिपा रहा है। चेहरे पे कुछ और था, दिल में कुछ और। रोहित, मुझे पूरा शक है कि चिंकी और आदि के गायब होने के पीछे इसी का हाथ है। इसे थोड़ा और तोड़ो, खुद ब खुद सच उगलेगा। ओके सर। सर, मुंबई पुलिस से एक खबर है, उन्हें एक बच्ची मिली है। आखिरकार चिंकी पुलिस को मिल गई। चिंकी पहले घर आने के लिए मना कर रही थी, लेकिन उसकी दादी अरुणा ने प्यार से डरी और सहमी उस बच्ची को घर आने के लिए मना लिया और चिंकी को घर ले आई। बेटा, आप मुंबई कैसे पहुंचे? वहां आपको आपके घर की, आपकी दादी की, आपके पापा की याद नहीं आई? चिंकी के चेहरे के भाव बदल गए, जो किसी और ही तरफ इशारा कर रहे थे, और आखिरकार जो सच सबके सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कहां बेटा? सावंत, खुद उसे। बोल, सच क्या त्याग किया है तूने संध्या के लिए? बोल! और इस बार सच बताना, वरना मार मार के ना हड्डियां तोड़ दूंगा मैं तेरी। दो शादियां हो चुकी थी, लेकिन दोनों भी इस दुनिया में नहीं रही। फिर मेरी जिंदगी में संध्या आई। मैं चाहता था कि वो मुझसे प्यार करे, हमेशा मेरे साथ रहे। इस सिलसिले में मेरी मुलाकात एक तांत्रिक से हो गई। उसने मुझे एक उपाय बताया कि ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमो नमः। गौरी और संध्या को मैंने बहाना बनाकर घर से बाहर भेज दिया था। चिंकी को मैंने अपने पड़ोसियों के पास छोड़ दिया था। पता नहीं चिंकी वहां पर कैसे पहुंच गई। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गई।
मैं जिंदगी में सिर्फ सच्चा प्यार पाना चाहता था और उसके लिए मैंने अपने आधे की कुर्बानी दे दी साहब। विश्वास नहीं होता कि 21वीं सदी में भी तेरे जैसे लोग हैं जो अंधविश्वास के नाम पे अपने बच्चे की जान ले लेते हैं। तू इंसान नहीं हैवान है। तो पूरी जिंदगी काल कोठरी में बिताना, सड़ यहाँ जिंदगी भर। अंधविश्वास हमारे समाज की वो दीमक है जो धीरे धीरे हमारे समाज की जड़ों को खोखला करती जा रही है। एक तरफ जहां 21वीं सदी में हम टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वर्ल्ड और खुले विचारों की बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई बिल्ली हमारा रास्ता काट जाए तो हम आगे बढ़ने से डरते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इंतजार करते हैं। जरूरत है कि हम पूरे विश्वास के साथ एक ऐसा कदम उठाएं जहां हमें अपनी मेहनत और ऊपर वाले से मिली इस खूबसूरत दुनिया पर भरोसा हो। मनमोहन की एक पिछड़ी और घटिया सोच ने कई जिंदगियां तबाह कर दी। आदि की बलि चढ़ाकर उसने चिंकी की जिंदगी भी उससे छीन ली। इतनी छोटी सी उम्र में चिंकी ने जो देखा उसे भुलाने में शायद उसे सालों लग जाएंगे और अपने पिता को अब वो हमेशा एक खूनी की तरह याद करेगी। मनमोहन आज 2 हत्याओं के इल्जाम में सलाखों के पीछे है और जिस तांत्रिक ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था वो भी अब पुलिस के शिकंजे में है। जिंदगी अनमोल है। ये जरूरी है कि हम इसकी कद्र करें और हमेशा अपनों के लिए ऐसी यादों की वजह बनने की कोशिश करें जो हमारे जाने के बाद भी उनके चेहरों पर मुस्कान लाए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।